यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आइए यूपी टीईटी, सीटीईटी और सुपर टीईटी की तैयारी के क्रम में मनोविज्ञान में हम जिस चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे, बुद्धि, तो कल हमने चर्चा किया था आपसे बुद्धि की परिभाषा के बारे में, बुद्धि के अर्थ के बारे में और बुद्धि की विशेषता के बारे में कि बुद्धि का अर्थ होता क्या है, बुद्धि का स्वरूप क्या होता है, बुद्धि की परिभाषाएं कौन कौन सी जो प्रचलित परिभाषाएं हैं उसको किसने दिया और बुद्धि के में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, इसकी चर्चा हमने कल के क्लास में किया था। उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि बुद्धि के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से प्रकार हैं और ऐसे कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने बुद्धि का वर्गीकरण किया। तो आइए आज चर्चा करेंगे कि बुद्धि के प्रकार कौन कौन से होते हैं और प्रकार के बाद हम समझेंगे कि बुद्धि और ज्ञान में अंतर क्या होता है। आज समाज में बुद्धि और ज्ञान को एक ही रूप में ले लिया जाता है, लेकिन बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। तो हम समझेंगे बुद्धि और ज्ञान में अंतर क्या होता है और उसके बाद हम देखेंगे कि बुद्धि की जो विभिन्न सिद्धांत हैं, बुद्धि के जो विभिन्न सिद्धांत आए, वो सिद्धांत किस क्रम में आए, किस प्रकार से एक दूसरे को की आलोचना करते हुए सिद्धांत नए नए सिद्धांतों का प्रचलन हुआ, तो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज सबसे पहले चर्चा होगी कि बुद्धि के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अगर चर्चा हम करें बुद्धि के प्रकार के बारे में, तो सबसे जो एक नाम आता है वह नाम आता है थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक का वर्गीकरण, थॉर्नडाइक का वर्गीकरण। थॉर्नडाइक ने किस प्रकार से बुद्धि को वर्गीकृत किया, तो थॉर्नडाइक का जो वर्गीकरण था वो इन्होंने बुद्धि के 3 रूप बताए, यानी बुद्धि के 3 प्रकार बताए। थॉर्नडाइक का जो वर्गीकरण था वो प्रकार में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा यही पूछा भी जाता है कि बुद्धि को थॉर्नडाइक ने कितने भाग में वर्गीकृत किया था, कितने प्रकार में वर्गीकृत किया था, इसकी जानकारी आपसे पूछी जाती है। तो अगर हम प्रकार की बात करें तो इसमें सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। सबसे पहले आता है सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि। तो ये सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि है क्या क्या। सामाजिक बुद्धि का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में सबसे उसके अच्छे व्यवहार होते हैं, वह किसी भी परिस्थिति में समाज में जाकर के घुल मिल जाता है और सबसे अच्छे व्यवहार उसके होते हैं। इस प्रकार की जिसके पास बुद्धि होती है वही सामाजिक बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाता है। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं कि समाज में किसी भी परिस्थिति में जाकर के घुल मिल जाएं, किसी से भी अच्छे उनके व्यवहार हो जाएं, सबसे उनकी मित्रता हो जाए, ये बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं और इनके जो अंदर सामाजिक गुण होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में होता है। और ये बुद्धि जिस व्यक्ति के अंदर होता है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो एक अच्छे नेता बन सकते हैं, एक अच्छे नेता बन सकते हैं। स्थूल बुद्धि का मतलब होता है कि जो वास्तविक परिस्थितियों को आसानी से समझ सकता है। वास्तविक परिस्थितियों का मतलब होता है कि जैसे हमारे सामने कौन सी समस्या आती है, उस समस्या को तत्कालिक रूप से अगर हम समझ सकते हैं तो यही है हमारा स्थूल बुद्धि। यानी इसी को मूर्त बुद्धि भी कहा जाता है, इसी को स्थूल बुद्धि भी कहा जाता है। मूर्त का मतलब आप समझ रहे हैं कि जब हमारे सामने परिस्थितियां ऐसी बन जाएं और उन परिस्थितियों में रह करके हम उससे निपटने का जो उपाय करते हैं, जो उपाय खोजते हैं, जो समाधान खोजते हैं, वही जो बुद्धि होती है उसी को हम मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि कहते हैं। और यह बुद्धि जिसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है
उसको हम कह सकते हैं कि एक जो व्यापारी होता है वह व्यापार करने का जो उसका तरीका होता है वो तात्कालिक परिस्थितियों में अपने निर्णय को लेता है। तो जो तात्कालिक परिस्थितियों को, स्थूल परिस्थितियों को या मूर्त परिस्थितियों को समझने की योग्यता जिसके अंदर सबसे ज्यादा होता है, वह व्यक्ति जो होता है वह मूर्त बुद्धि वाला या स्थूल बुद्धि वाला होता है। अमूर्त बुद्धि उसमें पाई जाती है जिसमें जैसे गणितीय चिन्ह होते हैं, शाब्दिक चिन्ह होते हैं, चिन्हों को समझने की योग्यता या अमूर्त चिंतन की योग्यता जिसके अंदर सबसे ज्यादा होती है, वह व्यक्ति जो होता है वह अमूर्त बुद्धि का व्यक्ति होता है। अमूर्त बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो एक चिंतक हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, चिंतक हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं। जिनके अंदर अमूर्त चिंतन की योग्यता सबसे अधिक होती है, वो जो बुद्धि पाया जाता है उनके अंदर, वो अमूर्त बुद्धि उनके अंदर पाया जाता है। तो थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार बताए। पहला प्रकार सामाजिक बुद्धि, दूसरा प्रकार स्थूल बुद्धि और तीसरा प्रकार अमूर्त बुद्धि। इसी के साथ अगर हम देखें तो एक वर्गीकरण और आता है गैरेट का। गैरेट का वर्गीकरण, गैरेट का वर्गीकरण, गैरेट का वर्गीकरण। गैरेट ने भी 3 भाग में ही बांटा है बुद्धि को। बुद्धि के 3 प्रकार ही इन्होंने भी बताए हैं। ये तीनों प्रकार जिस प्रकार से थॉर्नडाइक ने बताए उसी प्रकार से गैरेट ने भी बताए। इन्होंने बताया कि जो बुद्धि होता है उसको हम 3 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया मूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, और उसके बाद इन्होंने बताया सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। तो 2 वर्गीकरण हमने पढ़ा, एक थॉर्नडाइक का वर्गीकरण और एक गैरेट का वर्गीकरण। थॉर्नडाइक का वर्गीकरण सामाजिक, स्थूल और अमूर्त बुद्धि, गैरेट का वर्गीकरण मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो ये जो बुद्धि के प्रकार थे, 2 लोगों का वर्गीकरण हमने पढ़ा, थॉर्नडाइक का और गैरेट का। इसके बाद आइए हम देखते हैं कि बुद्धि और ज्ञान में अंतर क्या होता है। तो यहां हम चर्चा करेंगे कि बुद्धि और ज्ञान में अंतर, बुद्धि और ज्ञान में अंतर, बुद्धि और ज्ञान में अंतर। इधर हम बुद्धि की बात करेंगे और इधर हम ज्ञान की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कहें तो बुद्धि जो होता है, बुद्धि जो होता है ये जन्मजात होता है, और ज्ञान जो होता है वह अर्जित होता है। यानी हम कह सकते हैं कि बुद्धि जो है वो प्राकृतिक है और जो ज्ञान है वो वातावरणीय है। बुद्धि जन्मजात होती है, जो पैतृकों से हमको मिलता है, जो हमको वंशानुक्रम से प्राप्त होता है, उसी के आधार पे हमारी जो बुद्धि होती है उसका विकास होता है। स्पीयरमैन के बारे में कल हमने आपको समझाया था कि जितना ज़्यादा हमारे अंदर जी कारक होगा उतना ही ज़्यादा हम यश कारक को अर्जित कर सकते हैं। अगर जी कारक हमारे अंदर नहीं है तो हम उतना यश कारक अर्जित नहीं कर सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि इसका जो मुख्य आधार है वो जन्मजात ही है, प्राकृतिक ही है, ना कि ये वातावरणीय। बाकी जो ज्ञान की बात है, ज्ञान हम कहाँ वातावरण में आकर के अर्जित करते हैं, वह किसी भी प्रकार से जन्मजात नहीं होता है। अधिक बुद्धि अगर है तो ज्ञान का विकास हो सकता है,
कह सकते हैं कि अगर बुद्धि अधिक तो ज्ञान का विकास हो सकता है, ज्ञान का विकास हो सकता है। लेकिन हम यहां कह सकते हैं कि ज्ञान अधिक होने पर बुद्धि का विकास नहीं। अधिक अगर बुद्धि हमारे पास है तो ज्ञान हम अर्जित कर सकते हैं, ज्ञान का विकास हो सकता है। लेकिन अगर हमारे पास ज्ञान अधिक है तो ज्ञान तो रट करके भी हम प्राप्त कर सकते हैं। कोई किताब हमने रट लिया तो उस विषय के हम ज्ञानी हो गए, उस किताब के हम ज्ञानी हो गए, हमने उसका ज्ञानार्जन कर लिया। लेकिन इससे हमारी बुद्धि में डेवलपमेंट नहीं होगा, बुद्धि हमारी विकसित नहीं होगी। तो अगर बुद्धि हमारे पास है तो हम ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ज्ञान है तो उससे बुद्धि का विकास संभव नहीं है। एक व्यक्ति, चौथा हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है, आवश्यक नहीं कि वह ज्ञानी हो। एक व्यक्ति जो है वह बुद्धिमान हो सकता है, वह विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता उसके पास है। लेकिन एक व्यक्ति जो ज्ञानी है, यह भी आवश्यक नहीं है कि वह बुद्धिमान हो भी सकता है और बुद्धिमान नहीं भी हो सकता है। तो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है, परंतु आवश्यक नहीं कि वह बुद्धिमान भी हो, ज्ञानी व्यक्ति संभव नहीं है कि बुद्धिमान हो, बुद्धिमान व्यक्ति जरूरी नहीं है कि ज्ञानी हो। दोनों एक दूसरे के जो विरोध में हम कह सकते हैं हो भी सकता है और नहीं भी। एक बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी हो भी सकता है और एक ज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकते। तो ये आवश्यक नहीं है कि जो ज्ञानी हो वो बुद्धिमान हो, जो बुद्धिमान हो या वह ज्ञानी भी हो, ऐसा हो नहीं सकता है। बहुत सी बातों को जानना, पांचवा हम कह सकते हैं कि बहुत सी बातों को जानना, बहुत सी बातों को जानना, बहुत सी बातों को जानना ज्ञान है, लेकिन उनका उपयोग करना बुद्धि है, उनका उपयोग करना बुद्धि है। बहुत सी बातों को अगर हम जानते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति ज्ञानी है। कोई व्यक्ति बहुत सी बातों को जानता है, एक पूरी किताब रटा हुआ है, एक पूरा विषय रटा हुआ है, तो वह ज्ञानी है। लेकिन अगर उसका विभिन्न परिस्थितियों में वह उपयोग नहीं कर पाता है तो इसका मतलब वह बुद्धिमान नहीं है। फिर हम कह सकते हैं कि यदि व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो ज्ञान स्वतः समाप्त हो जाता है। यदि व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यदि व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो ज्ञान स्वतः समाप्त
जब व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट होगी तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ज्ञान स्वतः समाप्त हो जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वह कठिनाइयों का सामना सरलता पूर्वक करता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति ऐसा करने में असमर्थ होता है। जो भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा, वह जो कठिन परिस्थिति आएगी, कठिन परिस्थिति का सामना आसानी से बुद्धिमान व्यक्ति करता है, परंतु ज्ञानी के लिए यह आवश्यक नहीं। परंतु ज्ञानी के लिए यह आवश्यक नहीं है। तो बुद्धि और ज्ञान के अंतर को अगर हम समझें तो बुद्धि सबसे पहले जन्मजात होती है, ज्ञान अर्जित होता है। बुद्धि प्राकृतिक होती है, ज्ञान वातावरण में आकर के हम अर्जित करते हैं, प्राप्त करते हैं। बुद्धि अधिक होगी तो ज्ञान का विकास हो सकता है, लेकिन ज्ञान अधिक होगा तो जरूरी नहीं कि बुद्धि का विकास भी उसी रूप में हो। एक व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि वह ज्ञानी हो, और एक व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि वह बुद्धिमान भी हो। उनका उपयोग, जो भी बहुत सी बातों को जानता है उसको हम ज्ञानी कह सकते हैं, लेकिन जब हम उन बातों का अपने जीवन में, दैनिक जीवन में उपयोग करना जानते हैं तो उसको हम बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं। यानी बहुत सी बातों को जानना ज्ञान है और उसका अपने जीवन में उपयोग करना बुद्धि है। फिर उसके बाद यदि व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो ज्ञान अपने आप समाप्त हो जाएगा, उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर ज्ञान समाप्त हो जाए तो वह व्यक्ति तब भी बुद्धिमान हो सकता है कि वह परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम हो। और फिर लास्ट में हम कह सकते हैं कि कठिन से कठिन परिस्थितियों को बुद्धिमान व्यक्ति आसानी से समझ करके उसमें समायोजन कर लेता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति ऐसा करने में असमर्थ रहता है। तो ये बुद्धि और ज्ञान के बीच का जो अंतर था उसको हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अब अगर हम देखें कि बुद्धि के विभिन्न सिद्धांत हैं, बुद्धि के सिद्धांत की अगर चर्चा की जाए तो जो सबसे पहला सिद्धांत आया, एक तत्व सिद्धांत। सबसे पहला जो सिद्धांत आया वह आया एक तत्व सिद्धांत। एक तत्व सिद्धांत। एक तत्व सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो किया बिने ने, अल्फ्रेड बिने। दूसरा सिद्धांत कहें तो द्वितत्व सिद्धांत। द्वितत्व सिद्धांत, दो तत्व सिद्धांत जो आया इसको दिया स्पीयरमैन ने। तीसरा आया त्रितत्व सिद्धांत, इसको मॉडिफाई किया स्पीयरमैन ने अपने उसी सिद्धांत में। तो यह सिद्धांत भी जो है वह भी स्पीयरमैन का ही सिद्धांत है। उसके बाद जो आया बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत जो आया वो आया थॉर्नडाइक के द्वारा, इसको दिया थॉर्नडाइक ने। पांचवा जो आया समूह कारक सिद्धांत, इसको दिया थ्रस्टन ने। उसके बाद आया क्रमिक महत्व का सिद्धांत, इसको दिया फिलिप वर्नन ने। अगले सिद्धांत की अगर चर्चा करें तो हम कह सकते हैं
त्रितंत्र सिद्धांत। त्रितंत्र सिद्धांत, त्रितंत्र सिद्धांत दिया स्टाइनबर्ग ने, स्टाइनबर्ग ने। उसके अलावा अगर हम बात करें, स्टाइनबर्ग ने प्रतिदर्श सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत, थॉमसन ने दिया। प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन ने दिया। नौवां अगर हम कहें तो त्रिआयाम सिद्धांत, त्रिआयाम सिद्धांत, त्रिआयाम सिद्धांत दिया गिलफोर्ड ने, त्रिआयाम सिद्धांत दिया गिलफोर्ड ने। 10वां अगर हम कहें, त्रिआयाम सिद्धांत गिलफोर्ड द्वारा दिया गया। और बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि, पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुबुद्धि, बहुबुद्धि सिद्धांत, इसको दिया गार्डनर ने, इसको दिया गार्डनर ने। ये पिछले साल यूपीटीईटी में पूछा था, 2020 में जो पेपर हुआ है यूपीटीईटी में, यूपीटीईटी 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है। उठा के पेपर देखिएगा, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया हुआ है। तो इसके अलावा एक सिद्धांत और है, तरल ठोस सिद्धांत। आरबी कैटल का है, इसको कहते हैं कैटल का सिद्धांत, तरल ठोस सिद्धांत। तो ये सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत अलग अलग है, बुद्धि के स्वरूप के बारे में ये बताएंगे, अलग अलग सिद्धांत अलग अलग अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करेंगे। तो क्रमिक रूप से जो सबसे पहले आया वो तो पता है कि एक तत्व सिद्धांत जो बिने ने दिया, और लगभग 35 वर्ष तक ये एक छत्र राज किया, किसी ने इसका खंडन नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, धीरे धीरे उसका खंडन करने को, उसकी खंडन करने को लोग आए, और फिर द्वितत्व, तीन तत्व, बहुकारक, समूह कारक, अनेक सिद्धांत इस टाइप से निकलते चले गए। तो आज बुद्धि के जो सिद्धांत की अगर हम चर्चा करें तो तमाम सिद्धांत हैं, उनमें से जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उसको हमने यहाँ चर्चा किया। कल से हम इन सिद्धांतों के ऊपर एक एक करके हम चर्चा करेंगे कि एक तत्व सिद्धांत क्या है, किसने दिया, कब दिया, क्यों दिया, क्या क्या बताया उसमें, इसकी चर्चा कल से हम शुरू करेंगे। एक तत्व सिद्धांत में बिने ने क्या किया। एक तत्व सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, अखंडात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, और कहा जाता है कि यह केवल एक तत्व से मिलकर बना हुआ है। और यह, इसके अनुसार अगर कोई बालक इस प्रकार का है कि एक क्षेत्र में वह बहुत आगे है, तो कह सकते हैं कि वह सभी क्षेत्रों में आगे होगा, क्योंकि बुद्धि केवल एक तत्व से मिलकर बनी हुई है। और वह अगर एक तत्व में काम अच्छा करता है तो दूसरे क्षेत्र में भी, तीसरे क्षेत्र में भी, चौथे क्षेत्र में भी, यानी सभी क्षेत्रों में वह अच्छा काम करेगा। लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता है। ऐसा देखा जाता है कि एक क्षेत्र में कोई बच्चा गणित बहुत अच्छा पढ़ता है, लेकिन उसको साहित्य वो अच्छा नहीं पढ़ पाता है। कोई खेलता अच्छा है लेकिन पढ़ने में कमज़ोर है। कोई गाना अच्छा गाता है लेकिन खेलता अच्छा नहीं है। तो हर क्षेत्र में कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता है, तो उससे बाद में इस एक तत्व सिद्धांत का खंडन किया गया। जॉनसन एक मनोवैज्ञानिक थे, जॉनसन ने कहा है एक तत्व सिद्धांत के बारे में कि यदि न्यूटन जो था वह विज्ञान के क्षेत्र में कार्य ना करके अगर साहित्य के क्षेत्र में भी काम करता तो उतना ही सफल होता जितना वह विज्ञान के क्षेत्र में सफल हुआ है। तो एक तत्व सिद्धांत के समर्थन में जॉनसन ने ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर न्यूटन ने विज्ञान के क्षेत्र में काम ना करके अगर वह किसी अन्य क्षेत्र में, जैसे साहित्य में, खेल में या किसी क्षेत्र में अगर कार्य किया होता तो वह उतना ही सफल होता जितना वह विज्ञान के क्षेत्र में सफल हुआ है। तो इन्होंने, जॉनसन ने एक तत्व सिद्धांत के समर्थन में टर्मैन हुए,
टर्मैन ने भी समर्थन किया, किसका? एक तत्व सिद्धांत का। तो उस समय जितने लोग थे, स्टैनफोर्ड थे, टर्मैन थे, बिने, जॉनसन, इन सारे लोगों ने एक तत्व सिद्धांत का समर्थन किया, जिससे यह 35 साल तक एकदम कंप्लीट बना रहा। इस पे किसी ने आपत्ति नहीं की, किसी ने इसका खंडन नहीं किया। और उसके बाद आते हैं स्पीयरमैन, इन्होंने कहा कि नहीं, एक तत्व सिद्धांत के बुद्धि में केवल एक तत्व नहीं होता है। अगर एक तत्व होता तो ऐसा नहीं होता कि एक बच्चा जो पढ़ने में तेज है वह खेलने में कमजोर क्यों है, वह गाने में कमजोर क्यों है, वह डांस करने में कमजोर क्यों है। तो तमाम जो क्षेत्र हैं, साहित्य में क्यों कमजोर है, एक क्षेत्र में आगे है बाकी क्षेत्रों में पीछे है, एक से दो क्षेत्र में आगे है, तीन क्षेत्र में आगे है बाकी क्षेत्रों में पीछे, ऐसा क्यों होता है? अगर बुद्धि एक तत्व से मिलकर बनी होती तो वह सभी क्षेत्रों में उसी हिसाब से काम करता जिस हिसाब से वो पहले वाले क्षेत्र में जिसमें आगे है उसमें वह काम कर रहा है। तो इसका खंडन स्पीयरमैन ने किया और उन्होंने कहा कि बुद्धि में एक तत्व नहीं, एक कारक नहीं, दो कारक होते हैं। और उन दोनों कारकों को उन्होंने नाम दिया कि एक जी कारक और एक यस कारक। जी कारक का मतलब सामान्य कारक और यस कारक का मतलब विशिष्ट कारक। अब जी कारक क्या होता है, यस कारक क्या होता है, इसकी जानकारी हम अगले क्लास में करेंगे। कल फिर से एक बार हम एक तत्व या एक तत्व सिद्धांत की चर्चा हम फिर से करेंगे। सिद्धांतों के बारे में क्रमिक रूप से हमने यहाँ जो 11 सिद्धांत बताए, 11 सिद्धांत की चर्चा हम अलग अलग करेंगे। तो कल से हम सिद्धांतों की बात करेंगे। आज आपने थोड़ा सा इसके बारे में एक तत्व सिद्धांत के बारे में जानकारी किया। दो तत्व सिद्धांत जो है या त्रितत्व सिद्धांत जो है वो दोनों स्पीयरमैन ने दिया। उसमें उन्होंने किस प्रकार से एक तत्व सिद्धांत जो बिने ने दिया उसका किस प्रकार से खंडन किया, इसकी चर्चा हम कल से करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।